नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो हम आज यहाँ बायोसाइंस के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हमारा ये बायोसाइंस का ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, नासिका का प्रमुख कार्य यानी कि नोज का प्रमुख कार्य क्या होता है। रिस्पायरेटरी में बिल्कुल यानी कि श्वसन, ओलोफैक्टरी में भी काम कर ओलोफैक्टरी में भी नासिका का काम होता है। डाइजेशन में नहीं होता क्योंकि नाक कभी भी पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती है और फिर सिंपल सा तो इसका ऑप्शन डी होगा। बोथ ए एंड बी। एक रिस्पायरेटरी और ओलोफैक्टरी में ओलोफैक्टरी नासिका का प्रमुख कार्य है। समान IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। तो ये समान IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 2500 ml होता है यानी कि ऑप्शन सी। स्वर्ण तंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वर्ण तंत्र को सबको जानता है। स्वर्ण तंत्र को लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। इंटरकोस्टल पेशियों की संख्या कितनी थी। तो इंटरकोस्टल पेशियों उसे कहते हैं ना जो मतलब लंग्स में आपके केज बनी होती है। तो केज में जो मसल्स लगी होती है, तो एक मसल बाहर की साइड होती है और एक मसल उसके अंदर पीछे की साइड होती है, जिसे उसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स कितने होते हैं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी 11 जोड़ी। भोजन को निगलने की प्रक्रिया के दौरान स्वर्ण तंत्र यानी कि लैरिंक्स को बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है। तो आपको एपिग्लॉटिस ये आपका लैरिंग्स को बंद कर देता है ताकि भोजन का कोई भी कण लैरिंग्स में जाकर ना फंसे या फिर किसी भी तरह का परेशानी उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 131, श्वास प्रणाल यानी कि ट्रैकिया की समान लंबाई क्या होती है। तो ट्रैकिया का समान लंबाई आपका 10 से 12 सेंटीमीटर होता है यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, बक्षीय गुहा यानी कि थ्रोइक कैविटी एवं उदरीय गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी को कौन अलग करता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो है कि ऐसा कि आप थ्रोइक कैविटी यानी कि बक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को आपका डायफ्राम अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, समान स्वस्थ वयस्क में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो जनरली जो एक हेल्दी पर्सन होता है ना एडल्ट में, उसका टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। ऑप्शन डी। श्वसनीय ब्रिज का अंतिम भाग या छोर होता है। तो श्वसनीय ब्रिज का अंतिम भाग आपका होता है एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 135, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल साइंस तो सबको पता होगा कि वाइटल साइंस उसे कहते हैं जिसमें आपका पल्स रेट आ गया, आपका हृदय के धड़कने की दर हो गया, श्वसन की दर हो गया, ये सब सभी को मिला करके वाइटल साइन कहते हैं यानी कि जैविक चिन्ह। और यहाँ पूछ रहे हैं वाइटल कैपेसिटी का समान सूत्र। तो वाइटल कैपेसिटी का समान सूत्र होता है TB प्लस IRV प्लस ERV यानी कि आपका कौन होगा यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे ERV नहीं तो ये नहीं होगा, यहाँ पे IRV नहीं है, यहाँ पे माइनस ERV है। चूँकि ये प्लस ERV होता तो ये ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। ऑप्शन डी TB प्लस IRV प्लस ERV यानी कि ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। श्वास प्रणाली में पाए जाने वाला छल्ला अंग्रेजी के कौन से वर्ण का आकार का होता है। तो श्वास प्रणाली में जो छल्ला होता है वो इंग्लिश का C लेटर का जैसा दिखता है, मतलब इस तरह का। श्वास प्रणाली में पाए जाने वाले छल्लों की संख्या कितनी होती है। तो श्वास प्रणाली में आपका टोटल 16 से 20 छल्ले होते हैं यानी कि 16 से 20 ऑप्शन सी।
आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो ये तो खैर ध्यान रखने वाली बात है और ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आहार नाल की लंबाई आपका 8 से 10 मीटर होता है। पाचन तंत्र के सहायक अंग नहीं है, तो पाचन तंत्र का सहायक अंग कौन नहीं है? लीवर, गलत। लीवर में सब लीवर हो गया या सलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, ये सब नहीं हो, ये तीनों सहायक अंग है आपका। यहाँ होगा ऑप्शन बी किडनी। किडनी कभी भी पाचन तंत्र में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 140, आहार नाल की आधारभूत संरचना में सबसे आंतरिक परत किसकी होती है? तो आहार नाल की आधारभूत संरचना में सबसे आंतरिक परत आपका म्यूकोशा होता है। म्यूकोशा, ऑप्शन ए। ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में छत का निर्माण कौन करता है? तो टंग नहीं, यानी कि जीभ नहीं करेगा, तीत भी नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा प्लेटें यानी कि जिसे कहते हैं हिंदी में तालू। थोड़ा सा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है पर समझ जाइएगा, तालू। जीभ पर पाए जाने वाले स्वाद कलिकाओं का प्रकार है। वेलेट, ये सही है। फंगी फॉर्म भी होता है और फिली फॉर्म भी होता है, यानी कि होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लार यानी कि सेल्विया का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ये लार का पीएच वैल्यू 6.3 से 6.8 होता है। देखिए पीएच वैल्यू बहुत आ रहा है, आप 2-3 चीज़ का, यूरिन का, लार का, ये सब चीज़ का पीएच वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलें तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये सबसे हो सकता है कि लार का या किसी भी चीज़ का एक पीएच वैल्यू दे सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब कॉमन सा चीज़ है। तो 6.3 से 6.8 होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 6.2 से 6.7 भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 144, अमाशय का सबसे निचला भाग जिसके द्वारा अमाशय अपनी जे के समान क्या कृति पूरी करता है? तो पाइलोरिक एंट्रम, अमाशय का सबसे निचला भाग पाइलोरिक एंट्रम के कारण ही वो अपनी जे की आकृति को पूरा कर पाता है। छोटी आंत का भाग कौन नहीं है? कैल्शियम, बिल्कुल सही, क्योंकि छोटी आंत का नहीं है, आपका बड़ी आंत का है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। INTE, लार्ज इंटेस्टाइन का आपका छोटी आंत भाग है। क्वेश्चन नंबर 146 तो खैर इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सब जानते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे बताया था आपको, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए, डी, ई, के है। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए, डी, के, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी सब सही, इनका ऑप्शन डी होगा ऑल। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो विटामिन डी की कमी से आपका होता है रिकेट्स, सही है। ऑस्टियोमैलेशिया भी होता है और डेंटल करेज भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। त्वचा का कार्य नहीं है, तो त्वचा का कार्य कौन सा नहीं? तापमान नियमन, गलत, ये त्वचा में कार्य करता है। अवशोषण, गलत, त्वचा अवशोषण का भी काम करती है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी देती है, यानी कि तीनों नहीं, आपका चौथा हो जाएगा इम्यूनिटी प्रदान करना, त्वचा इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती है। ब्रिक की कार्ड देखने पर उसमें उत्तकों के बने हुए 3 भाग दिखाई देते हैं, इनमें से कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? तो हीलियम, क्योंकि जब ब्रिक को काट देखेंगे तो उसको उत्तक बने हुए सब कुछ दिखाई देगा, आपको मेडुला दिखाई देगा, कॉर्टेक्स फाइब्रस कैप्सूल दिखाई देगा, लेकिन हीलियम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हीलियम आपका ब्रिक के बाहर में होता है, रेनल आर्टरी के पास। नेफ्रॉन के संरचना में मेड्यूलरी लूप के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो लूप ऑफ हेलेने।
ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें मेडुलरी लूप को लूप ऑफ हेलन के नाम से जानते हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया में कौन सा चरण पाया जाता है? तो यूरिन बनने में आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिल्कुल ये पाया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होता है और ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन भी होता है। तो मूत्र निर्माण की क्रिया में इन तीनों चरण पाए जाते हैं। ऑल ऑफ द एबव। मूत्र का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन? तो इसका हो जाता है ऑप्शन सी 1.010 से लेकर 1.025 तक हो जाएगा। तो कहीं कहीं में आपका 1.010 की जगह 1.010 की जगह आपको 1.005 भी हो सकता है, और वहाँ से लेकर 1.025 को कभी कभी 30 भी कर देता है ना, तो भी सही होगा आपका, या फिर कभी इसको 25 भी रहेगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये भी सही ऑप्शन है और आपका ये भी सही हो जाएगा 1.005 से लेकर 1.030। एक वयस्क मनुष्य में मूत्राशय की क्षमता कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के मूत्राशय में 500 ml होता है। इसमें टोटल 500 ml इसमें यूरिन कलेक्ट किया जा सकता है एक बार में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 155, उत्तकों का कार्य क्या है? सॉरी, हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का कार्य होता है उत्तकों की क्रियाशीलता को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। मानव शरीर की वृद्धि को निर्धारण करना, सही है। बहुत से हार्मोन होता है जो आपको लंबाई को निर्धारण करते हैं। भोजन का चयापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल सही है। हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 156, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाल यानी कि एंटीरियर लोब के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? जीएच, बिल्कुल सही है। टीएसएच हार्मोन भी होता है और एसीटीएच हार्मोन भी रिलीज होता है। यह सेक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। यहाँ होगा आपका ऑप्शन डी। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका दूध निर्माण यानी कि जो फीमेल्स होती है उनमें दूध को बनाने में मदद करता है, यानी कि दुग्ध निर्माण को बढ़ावा देता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका एड्रिनल ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड भी होगा और थाइमस ग्लैंड होगा आपका। ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कार्य क्या हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कार्य क्या हैं? नोट इट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 159, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के क्या कार्य? तो दुग्ध के स्रावन को प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। मैथुन की क्रिया यानी की क्रिया के दौरान गर्भाशय को संकुचित करना, बिल्कुल सही है। प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन दर को बढ़ाना, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये सभी काम को करता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार का होता है? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही है जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होता है। वो पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स में पाए जाने वाला बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन, बीटा सेल द्वारा पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स में जो बीटा सेल होता है ना उसके द्वारा आपको इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्रावित होता है, किससे होता है? तो जोना ग्लोमेरुलोसा से।
एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन सा भाग सेक्स हार्मोन स्रावित होता है? देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से भाग से सेक्स हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए जोना रेटिकुलरिस। एड्रीनालीन और नॉन एड्रेनालीन हार्मोन के कार्य क्या है? हृदय तर्क को बढ़ाना, रक्तचाप को बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाना या सभी? यहाँ होगा आपका ऑप्शन सभी, क्योंकि एड्रेनालीन और नॉन एड्रेनालीन हार्मोन आपको हार्ट रेट को भी कंट्रोल बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाता है। इनका होगा ऑप्शन डी सभी। गर्भाशय पाया जाता है, तो गर्भाशय आपका पेल्विक कैविटी यानी कि श्रोणि तल में पाया जाता है। एब्डोमिनल में उधर पाया जाता है, थ्रोइक गले के पास होता है यानी कि चेस्ट में, तो ये भी नहीं होगा। और प्लूरल कैविटी तो खैर ये तो चेस्ट में ही होता है। पेल्विक कैविटी होगा ऑप्शन ए। गर्भाशय की संरचना में गर्भाशय की भित्ति में ऊतकों की कौन सी परत नहीं पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, यूटेरस यानी कि गर्भाशय की संरचना में जो उसकी दीवारें बनी होती है गर्भाशय की, यानी कि उसकी दीवारें में टिश्यू की कौन सी लेयर नहीं होता है? एंडोमेट्रियम तो गलत, ये होता है आपका एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम भी होता है, मायोमेट्रियम तो बीच का सतह, ये तीनों होता है आपका। क्योंकि गर्भाशय की जो दीवार थी वो 3 लेयर में बटी होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड देन पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे भीतरी सतह होता है, मायोमेट्रियम बीच का और पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी सतह होती है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी पेरिकार्डियम। और यहाँ पे एक ध्यान रखने की एक ही और बात है, क्योंकि कार्डियम जो बेड होता है ना, कार्डियक हो गया, ये बेड आपका हार्ट रिलेटेड आता है। ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये आपका हृदय की दीवार की भित्ति में ये ऊतक पाई जाती है, यानी कि पेरिकार्डियम हार्ट में। तो होगा ऑप्शन सी, ये गर्भाशय में नहीं पाया जाता है। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो गर्भाशय की सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम होगा। कार्डियम तो पेरिकार्डियम के हार्ट से है, मायोमेट्रियम बीच का, तो ये भी नहीं खत्म। ओवेल्यूशन, ओवेल्यूएशन की क्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन होती है, यानी कि ऋतु चक्र मासिक धर्म के कौन से दिन होती है ओवेल्यूएशन? तो ये 14वां दिन होता है आपका। मीनोपॉज, मीनोपॉज उसे कहते हैं ना जब फीमेल का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो जब उस एज से ये मीनोपॉज, उस एज से मतलब मीनोपॉज शुरू होता है, कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना ही मीनोपॉज कहलाता है। ये आपका 45 से 50 वर्ष होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 170, एक अच्छे जननी स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए कौन सी आदतों का होना आवश्यक है? हेल्थ एजुकेशन बिल्कुल सही है, ये तो जननी स्वास्थ्य है पर सही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं ना कि किसी एक मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ना हेल्थ एजुकेशन का होना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट का भी होना ज़रूरी है और न्यूट्रिशन का भी होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी ऑल। यहाँ पे जैसे लिखा है स्पेशल करके जननी स्वास्थ्य, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो या किसी भी व्यक्ति के लिए ये तीनों इन्वायरमेंट का होना आवश्यक है। हेल्थ एजुकेशन भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन 171, गर्भावस्था के दौरान कौन से माह में शिशु के वृषण या वृषण कोष में आते हैं? मतलब गर्भावस्था के दौरान बच्चे का वृषण उसके वृषण कोष में आता है, तो 8 से 9 माह में ये होता है। ऑप्शन डी 8 से 9 माह में। मस्तिष्क के मध्य झिल्ली है, मस्तिष्क के मध्य में कौन सा झिल्ली होता है? तो मस्तिष्क के मध्य में आपका आर्कोनाइडम मैटर होता है, ऑप्शन बी। प्रत्येक तंत्रिका में अक्ष तंतु यानी कि एक्सॉन की संख्या होती है, तो प्रत्येक तंत्रिका तंतु में एक ही एक्सॉन होता है। न्यूरॉन के भाग होते हैं, न्यूरॉन कितने भाग होते हैं? तो न्यूरॉन को में सेल बॉडी भी होता है, डेंड्राइट्स भी होता है और एक्सॉन भी होता है।
डेंड्राइट जो आगे आगे होते हैं ना, वो ये एक्सन का पूंछ कह सकते हैं, तो वो एक ही होता है। डेंड्राइट्स में आपका जो न्यूरॉन बनता है ना इस तरह का, सॉरी फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन कोई नहीं। नीचे पूंछ रहता है इसका, यहाँ पे अलग अलग इसका निकले रहते हैं कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका शरीर का एक कह लीजिए तार की तरह काम करता है। सारी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक न्यूरॉन के जरिए पहुंचाता है। बीच में न्यूक्लियस होता है यहाँ पर। तो फिगर थोड़ा सा बना है पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 175 मीनिंग्स कहलाती है। तो यहाँ पे मेनिंजीज है, ये मीनिंग्स नहीं है सॉरी, ये मेनिंजीज है। तो मेनिंजीज आपका क्या कहलाती है, तो आर्कोनॉइड मीटर सही है, पायामीटर भी कहलाती है और ड्यूरामीटर भी कहलाती है, इनका ऑप्शन डी ऑल। मेनिंजीज के सबसे भारी झिल्ली होता है, तो मेनिंजीज का सबसे भारी झिल्ली आपका ड्यूरामीटर होता है, तो ऑप्शन सी, सॉरी ड्यूरामीटर। प्रमस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध को कितने खंडों में बांटा गया है, तो प्रमस्तिष्क को ना आपको करीब 4 खंड में बांटा गया है, उसका जो गोलार्ध होता है, ऑप्शन डी 4। सबड्यूरल कैविटी और सब आर्कोनॉइड कैविटी के मध्य एक द्रव पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो इसका हो गया CSF। कभी कभी ये आपका कह सकते हैं फंडामेंटल में या फिर बायोलॉजिकल में भी दे सकता है CSF का फुल फॉर्म, तो इसका होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं होता है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम, तो सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है तो ये नहीं होगा, थैलेमस भी होता है और हाइपोथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो सेरेबेलम ही है जो आपका अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। क्वेश्चन 180 टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर आपका हाइपोथैलेमस है। रिस्पायरेशन, कार्डियक एंड वैस्कोमीटर का सेंटर कौन सा होता है, तो इसका होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाला फ्लूइड आकृति में अंग्रेजी के किस वर्ग के समान होता है, तो H वर्ग के समान होता है। मनुष्य के पाए जाने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी। त्रिकपालीय तंत्रिकाएं विभाजित होती हैं, तो त्रिकपालीय तंत्रिकाएं आपका ओपेथैल्मिक नर्व में भी विभाजित होता है, मैक्सिलरी नर्व में भी विभाजित होता है और मैंडिबुलर नर्व में भी विभाजित होता है, तो ऑप्शन डी ऑल। नेत्र की तंत्रिका पूर्ति यानी कि नर्व सप्लाई होती है, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता है यह। क्वेश्चन 186 एक पारदर्शक एपिथेलियम मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना जिसमें रक्त वाहिनियों का अभाव होता है नेत्र में पाई जाती है, तो कॉर्निया में पाई जाती है यह। नेत्र किस भाग में रॉड्स एंड कॉन्स पाए जाते हैं, तो नेत्र के आपका रेटिना में रॉड्स एंड कॉन्स पाए जाते हैं, ऑप्शन सी रेटिना। नेत्र किस भाग में ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, तो ये भी आपका रेटिना में ही पाया जाता है, ऑप्शन ए। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का नेत्र का इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कितना होता है, तो 10 से 20 mmHg होता है, यानी कि 10 से 20 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। नेत्र का सहायक कौन सा है, आईब्रो, लैक्रिमल अपार्टस या फिर कंजक्टिवा या ऑल, तो यहाँ पर होगा ऑल, ये तीनों होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को मिडिल ईयर से पूर्णतः अलग करने वाली झिल्ली है, तो आपका ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को मिडिल ईयर से पूरी तरह से अलग करती है। क्वेश्चन 192 नेत्र की क्रिया विधि का सही क्रम कौन सा है, तो नेत्र में होता है क्या ना कि सबसे पहले इसमें आपका लाइट आएगा जो कॉर्निया पर आती है, तो लाइट से कॉर्निया, कॉर्निया से पुपिल
और पुपिल से रेटिना पर पड़ती है तब जाकर हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए लाइट से कॉर्निया, कॉर्निया से पुपिल, पुपिल से रेटिना। बाकी सब गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका। मिडिल लेयर में पाए जाने वाली अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मध्यकर्ण में यहाँ पे कितने अस्थियाँ होती है। मध्यकर्ण में आपकी टोटल 3 अस्थियाँ होती है, ऑप्शन सी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यह तो खैर शुरू से ही हमें पढ़ाया आता जा रहा है। शरीर की सबसे छोटी स्टेपस होती है। स्टेपस हड्डी का आकृति कैसा होता है, तो इसका स्ट्रिप शेप्ड होता है और स्ट्रिप शेप्ड के कारण इसका नाम स्टेपस पड़ा है। अपेंडिकुलर स्केलेटन बना होता है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका पेक्टोरल ग्रिडल से बना होता है, सही बात है। ऊपरी एवं निचली भुजा से भी होता है और पेल्विक ग्रिडल से होता है, कि सभी, ऑप्शन डी। हाइलिन कार्टिलेज में निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है, तो एपिग्लॉटिस में नहीं पाया जाता है। इरेगुलर शार्प्ड की बोन का उदाहरण है, तो इरेगुलर शार्प्ड बोन आपका वर्टेब्रा होता है, अनियमित धारदार। इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है, तो इलास्टिक कार्टिलेज आपका एपिग्लॉटिस में भी होता है, ईयर पिना में भी होता है और ट्यूनिका मीडिया में भी होता है, यानी कि आपको होगा ऑप्शन डी ऑल। निम्न में से कौन सी अस्थि कोशिका नहीं है, यानी कि बोन सेल, तो मोनोसाइट नहीं है आपका। कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, तो कॉलर बोन आपको हम क्लेविकल बोन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, अपर आर्म की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो ह्यूमेरस अपर आर्म की सबसे लंबी अस्थि है। प्रत्येक भुजा में मेटार्सल बोन की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक भुजा में आपका टोटल 5 मेटार्सल बोन होता है। चेहरे की अस्थियों की संख्या, तो चेहरे में कुछ दिन पहले ही हम पढ़ाए थे अपने पहले वीडियो में, फेस में टोटल 14 हड्डियाँ होती है। खोपड़ी में अस्थियों में गतिशील अस्थि कौन सी है, तो ए मैंडिबल बोन, जबड़ा, यही है का नीचे का हड्डी होती है ना, वही एक गतिशील होती है, बाकी सारी अस्थियाँ फिक्स होती हैं। कशेरुका दल में पाए जाने वाली कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, टोटल 33। ट्रू रिब्स क्या होता है, तो ट्रू रिब्स आपको प्रथम 7 जोड़ी हड्डियों को है ट्रू रिब्स कहते हैं, तो ऑप्शन ए फर्स्ट 7 पेयर। ये मैच में भी आता रहता है, कहीं हमको कल एक 2020 किसका सेशन वालों का था और पिछले साल जिसका एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका मतलब ये क्वेश्चन आया था मैच में, ट्रू रिब्स, तो उसमें मैच करना था फर्स्ट 7 पेयर, प्रथम 7 जोड़ी हड्डियाँ। फ्लोटिंग रिब्स कौन है, तो फ्लोटिंग रिब्स आपका 11वीं और 12वीं होता है। दोस्तों, निम्न में से कौन सी पेशी खोपड़ी को ढक कर रखती है, तो खोपड़ी को ढकने का काम आपका ऑसिपिटोफोर्नेटिलिस करती है, ऑप्शन ए। कंधे की पेशी कौन सी नहीं है, तो कंधे की पेशी आपका डायफ्राम नहीं है, क्योंकि डायफ्राम ये आपका चेस्ट में पाई जाती है। किस पेशी को एब्स यानी कि एबीएस के नाम से जानते हैं, तो एब्स को ना हम आपको बताएं तो ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस को कहते हैं, इंटरनल ऑब्लिक को नहीं कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस ही एबीएस पेशी के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल भी नहीं होगा और नहीं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होगा। इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन का उदाहरण है, तो हेपेटाइटिस बी आया था कुछ सेकंड वीडियो में, जीवित वैक्सीन कौन सी है, तो ये फिर ऑप्शन भी था हेपेटाइटिस, तो मैंने बताया था कि ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया ना इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन आपका हेपेटाइटिस बी होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो भाई जिस शाखा में पेशियों का अध्ययन करते हैं वो मायोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में आपका हृदय के बारे में और हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में। पेल्विक फ्लोर की पेशी
कौन सी है? तो पेल्विक फ्लोर के पेशी आपका लेबेट्रानी, बिल्कुल ये सही है। ट्रेपेजियस, नहीं ये नहीं होता है आपका। कॉकेजियस, बिल्कुल सही है। तो पेल्विक फ्लोर में आपका ए और सी होगा, यानी कि ऑप्शन डी, A+C। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। किसिंग मसल के नाम से जानी जाती है, यानी कि किसिंग मसल किसे कहते हैं? तो किसिंग मसल आपको ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस को कहते हैं। तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और जो नहीं आया आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया या फिर टेलीग्राम पर, उधर आपको जवाब दे दिया जाएगा। इसका PDF हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बने रहिए हमारे, हम इसके आगे फंडामेंटल और बिहेवियरल और कम्युनिटी, इन सभी का ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, और प्लस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाने वाले हैं आपको, वो भी MP, खासकर MP GNM वालों के लिए। तो मध्य प्रदेश से जो भी स्टूडेंट GNM कर रहे हैं उनके लिए हम जल्द ही कुछ दिनों में, कह लीजिए कि हम जो 3 और पेपर है उन सभी का ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद आपको वो प्रीवियस ईयर को पूरा सॉल्यूशन करवा देते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड फुल लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं उन सभी को। और फिर जैसे ही हमको फॉर्म के बारे में कुछ डेट वगैरह निकलता है तो हमको इन्फॉर्म कर देंगे।